everyone, I'm Dr. Kiran Mave, chemistry teacher. So we are studying electrochemistry. In our previous video we discussed about the variation of various conductivities with the dilution. Okay, what is the effect of dilution on specific conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity? Later on we'll discuss Debye-Huckel-Hall-Sager equation. So what was the equation? Lambda mc is equals to lambda m infinite minus a root c. This is Debye-Huckel-Hall-Sager equation. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी कंसेंट्रेशन C पर मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, दिस इज लैम्डा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, और उसका कंसेंट्रेशन के साथ रूट ऑफ C के साथ अगर आप प्लॉट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के प्लॉट मिलते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड डिफरेंट टाइप के मिलते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो हमारे पास दो कर्व्स आई थी, lambda mc root c. This one is for strong electrolyte. इस साइड इंक्रीज हो रहा है. सपोज these are the values 0.1, 0, 0.2, 0.3, 0.4 and so on. और वर्टिकल एक्सिस पे y एक्सिस पे क्या है आपकी lambda mc की वैल्यूज है. lambda mc क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C. तो जब हमने प्लॉट किया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट तो हमें टू टाइप्स के ग्राफ मिले, जो A and B, first and second. First graph is for strong electrolyte and second one is for weak electrolyte. एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिल्कुल स्ट्रेट कर्व नहीं होती, थोड़ी सी ऐसे कर्व हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व नहीं होती. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आयनिक इंटरेक्शन जो होते हैं, आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं हाई कंसेंट्रेशन पर वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे थोड़ी कंडक्टिविटी हमें कम मिलती है. ओके, लेकिन आप अपना अभी समझ लीजिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो जब आप इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करते हैं इस तरह से, तो ये y एक्सिस पे टच करेगा, तो y एक्सिस पे जहां ये क्रॉस करेगा वहां आपको वैल्यू मिलती थी लैम्डा m इनफाइनाइट. व्हाट इज लैम्डा m इनफाइनाइट? दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. मैक्सिमम डायल्यूशन पे जो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिलती थी, दिस इज लैम्डा m इनफाइनाइट, आल्सो नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. और हमने प्रीवियस सेक्शन में ये पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलती है दैट वुड बी मैक्सिमम. सो इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू. लैम्डा m इनफाइनाइट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट. तो हम लैम्डा m इनफाइनाइट निकाल सकते थे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्सट्रापोलेटिंग दिस ग्राफ. बट अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m इनफाइनाइट निकालना है, देखो ये पैरेलल हो गई है, सडन इंक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा और डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, तो हम ये इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी और हम लैम्डा m इनफाइनाइट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये हमारा प्रीवियस सेशन का पूरा क्या है जिस्ट है, ये निकली थी हमारा. सो हमें लैम्डा m इनफाइनाइट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे बताइए? तो कोई मेथड होना चाहिए. तो एक लॉ आया कोलरॉश लॉ, जिसकी हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m इनफाइनाइट निकाल सकते हैं. ये सब समझ में आ गया? ओके, तो देखिए हमारा मेन मोटिव क्या है इस सेशन का कि हमें लैम्डा m इनफाइनाइट निकालना है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम निकाल सकते हैं प्लॉट के थ्रू, बट वीक के लिए हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए हमें कोलरॉश लॉ की हेल्प से हम उसे कैलकुलेट करेंगे. आज देखिए कैसे करते हैं बेटा, बहुत सिंपल है. देखो डेफिनेशन वगैरह पढ़ाने से पहले ना समझ लीजिए है क्या है. आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB. सपोज यू हैव एन इलेक्ट्रोलाइट AB. तो आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग है वीक है अभी भूल जाओ, आयन से टूटेगा. कैसे टूटेगा? सपोज A प्लस और B माइनस आयन. तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ब्रेक हो गया आपका. अब ये जैसे सपोज NaCl है आपके पास, NaCl कैसे ब्रेक हुआ? Na प्लस Cl माइनस. तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का लैम्डा सिंबल ऐसे बनाते हैं और आयंस के लिए ऐसे बनाते हैं. बट
प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बहुत क्लियर प्रॉब्लम नहीं है। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट अगर आप NaCl निकालना चाहें तो NaCl किस में ब्रेक हुआ बेटा फाइनली? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो इनकी कंडक्टिविटी को अगर मैं ऐड करूं तो इसकी कंडक्टिविटी मिल सकती है ना, दैट इज लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर Na+ एंड लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर Cl-। सिमिलरली दिस इज Ab इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर इस Ab की आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? ये किस किस में ब्रेक हुआ है? A+ एंड B-। इनकी आयनिक कंडक्टिविटीज को ऐड कर दो, इनकी आयनिक कंडक्टिविटीज की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। समझ में आया? देखिए, अच्छा अब एक NaCl लिया, NaCl की जगह आप NaBr ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? NaOH। इस लॉ की मोस्टली दो स्टेटमेंट है, आप उन दोनों स्टेटमेंट को समझिए। NaBr, NaOH। NaBr कैसे ब्रेक होगा बेटा? कैसे डिसोसिएट होगा ये सॉल्यूशन? Na+ and Br-। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक होगा? Na+ and OH-। तो आपको यहाँ Na+ मिला, यहाँ भी Na+ मिला और NaCl से भी Na+ मिला। तो तीनों केसेस में क्या होगा? कंडक्टिविटी होगी कुछ Na की, सोडियम की। तो मेन क्या है आपका कि Na की किसी भी आयन की जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो सेम होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन प्रेजेंट। यानी कि चाहे NaCl से आपको Na मिल रहा है, Na+, NaBr से मिल रहा है या फिर NaOH से मिल रहा है, तीनों के सोर्सेज अलग अलग हैं, लेकिन सोडियम आयन की जो कंडक्टिविटी होगी, सोडियम आयन की जो कंडक्टिविटी होगी वो सेम रहेगी। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसके साथ कौन सा आयन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है कि हाइड्रोक्सिल आयन। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन प्रेजेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन प्रेजेंट। समझ में आया? एक बार चेक कर लेती हूँ वीडियो बन रही है प्रॉपर नहीं। ओके, तो ये है आपका कोलरॉश लॉ। दो स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट आपकी ये है। एक स्टेटमेंट क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन प्रेजेंट। कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, हर एक आयन का अपना एक डेफिनेट वैल्यू होगा, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन प्रेजेंट। दूसरा कोई भी आयन प्रेजेंट है उस बात पे वो डिपेंड नहीं करता। सिंपल सोच लो, Na+ की एक पर्टिकुलर मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, आयन से तो आयन की मोलर कंडक्टिविटी है। अब इसके साथ कौन सा दूसरा आयन आया है इस बात पे डिपेंड नहीं करा। आयन की, एनायन की देख सकते हो, सपोज क्लोराइड है आपके पास, क्लोराइड कहाँ से मिल सकता है? HCl से लिया आपने, NaCl से लिया, और सपोज आपने BaCl से लिया। जब ये तीनों आपके ब्रेक होंगे, डिसोसिएट होंगे, HCl will break in H+ and Cl- ion, NaCl will break in Na+ and Cl-, and BaCl2 will break into Ba+2 and 2Cl-। तो क्लोराइड आयन आपको इन तीनों केसेस में मिल रहा है। तो क्लोराइड आयन की कुछ मोलर कंडक्टिविटी होगी और वो तीनों केसेस में सेम रहेगी। इस बात पे डिपेंड नहीं करता उसके साथ हाइड्रोजन आयन आया है, H+ आया है, Na+ आया है या Ba, प्रोटॉन है, Na+ है या Ba+2, कोई डिपेंड नहीं करता इस बात से। समझ में आ गया? सो दिस इज कोलरॉश लॉ। Each ion makes a definite contribution towards the limiting molar conductivity irrespective of the other ion present। समझ में आया? अब जिससे मेन आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो स्टेटमेंट आपकी ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। एक ने तो एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये बताया कि आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी सिंपल होती है, सेम होती है, चाहे उसके साथ दूसरा कोई भी आयन है। और इनिशियली जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ब्रेक होगा A+ और B-, सपोज इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इसमें आयंस है, ये जितना मूव करेंगे, जितनी भी कंडक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग तो कंडक्टिविटी किसकी होगी? इलेक्ट्रोलाइट की। सो दिस इज द मेन स्टेटमेंट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल केटायंस एंड ऑल एनायंस। देखिए NaCl की कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी जितने भी Na+ बनेंगे और जितने भी क्लोराइड आयन बनेंगे उनके इक्विवेलेंट होंगे। समझ में आया? इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बेटा, आगे देखिए। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में केस क्या है। सपोज यू हैव NaCl, सबसे पहले से ब्रेक कर दो, डिसोसिएट कर दो, ब्रेक हुआ Na+Cl-। नाउ सपोज यू हैव MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैसे ब्रेक होगा? Mg+2, और कितने क्लोराइड आए इस बार? 2, तो 2Cl-। ओके, सपोज यू हैव Al2SO4 का होल थ्राइस, ये कैसे ब्रेक होगा? कितने एल्यूमिनियम आयन है? 2, तो 2Al+3 प्लस 3SO4 -2, इस तरह से ये ब्रेक हो गया। तो देखिए आयंस को आपने ब्रेक, इलेक्ट्रोलाइट को आपने आयंस में ब्रेक कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल जो इनकी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, λm इनफाइनाइट फॉर NaCl, इट विल बी इक्वल्स टू, इनकी आगे कंडक्टिविटी से क्या कर दो? सम कर दो, Na+ की कंडक्टिविटी प्लस Cl- की कंडक्टिविटी। ओके, अब इसका केस देखिए, λm इनफाइनाइट फॉर MgCl2, देखो आप नॉट भी लगा सकते हो इनफाइनाइट की जगह, नॉट, ठीक है। तो देखिए MgCl2 किसके से ब्रेक हुआ? Mg+2, तो ये किसके बराबर होगा? λm इनफाइनाइट फॉर Mg+2 प्लस कितने क्लोराइड है? 2, तो दोनों क्लोराइड आयन मूव करेंगे तो दोनों की वजह से कंडक्टिविटी होगी, सो 2 into λm इनफाइनाइट फॉर क्लोराइड आयन। ओके, नेक्स्ट वन इज λm इनफाइनाइट फॉर Al2SO4 का होल थ्राइस, वी हैव 2 एल्यूमिनियम आयन, तो 2 into λm इनफाइनाइट फॉर Al+3 प्लस 3 into λm इनफाइनाइट फॉर SO4 - सल्फेट आयन। ठीक है बेटा, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने λm लिखा हुआ है। तो याद करो जब हम सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो में आपको मैंने कंडक्टिविटीज पढ़ाई थी, कौन कौन सी कंडक्टिविटी पढ़ाई थी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या था? कुछ नहीं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो लेना आपने डायमेंशन 1 cm³ अगर आपने ले लिया है डायमेंशन, उसकी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। मोलर में क्या था? आपने क्या लिया? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन V cm³ ऑफ सोल्यूशन, V ml वॉल्यूम है सोल्यूशन का, 1 मोल उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया, देन उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी। इफ यू टेक 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है और सोल्यूशन का वॉल्यूम आपने V cm³ या V ml रखा है, देन उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होती थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमने देखो डिस्कस किया कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन अगर इन्हीं सॉल्यूशंस में से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालें तो कैसे निकालेंगे? लैम्डा EQ फॉर कंडक्टिविटी की बात करें इन कोलरॉश लॉ, तो प्रीवियसली आपने क्या किया? सपोज आपके पास NaCl है, इसे डिसोसिएट कीजिए, Na+ एंड Cl-, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होगा? Mg+2 प्लस 2Cl-। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे होगा? कितने एल्यूमिनियम है? 2, तो 2Al+3 प्लस 3SO4 -2, इस तरह से ये डिसोसिएट हो गए हैं। तो अभी आपने निकाला मोलर कंडक्टिविटी। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालनी हो तो कैसे करेंगे? देखिए, ये क्या है आपके पास? लैम्डा EQ इनफाइनाइट इज इक्वल टू, इनकी आयनिक कंडक्टिविटी क्या है? लैम्डा Na+ प्लस लैम्डा Cl-, लैम्डा EQ
इनफाइनाइट इज इक्वल टू, यहाँ कौन कौन से आयन है, लैम्डा Mg+2 प्लस लैम्डा Cl माइनस। अब देखिए आप क्या करते थे, मोलर कंडक्टिविटी में स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या करना है आपको, ये जो आयन के ऊपर चार्ज है इससे डिवाइड करना है, ठीक है। आयन के ऊपर चार्ज कितना है Mg+2, तो हाफ ऑफ Mg+2। क्लोराइड के ऊपर कितना है 1, तो 1। Na पॉजिटिव +1 तो 1 आएगा, क्लोराइड है -1 तो 1। अब नेक्स्ट केस में देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट, ये सब इनफाइनाइट पे उस पे है डाइल्यूशन, ओके। देखिए 2Al+3, Al+3 आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चार्ज कितना है बेटा 3, तो 1/3 प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन एंड चार्ज कितना है 2, तो 1/, इस वे में आप कर सकते हैं। तो एक बार समराइज कर देते हैं, अगर आपको लैम्डा m लिखना हो या कैप m भी बोल सकते हैं इसे, देखिए इन्हीं के साथ साथ लिख लीजिए लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा Na+ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आयनिक कंडक्टिविटीज है बेटा ये आयंस की, प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट, ये भी m फॉर Cl माइनस। अगर आपको MgCl2 की लिखनी है, एक बार देख लेते हो क्रॉस तो नहीं हो रहा आपका वीडियो में वो पोर्शन, यस क्रॉस हो जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। देखिए लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर MgCl2। अब इसमें आपको स्टोइकियोमेट्री पे ध्यान रखना है, Mg क्या क्या 1, तो सिंपल लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर Mg+2 प्लस कितने आयन है 2 क्लोराइड आयन, तो 2 इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर Cl माइनस आयन, ओके। नेक्स्ट केस के लिए क्या करेंगे आप, एल्यूमिनियम सल्फेट लैम्डा या कैप Eq इनफाइनाइट फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, चार्ज पे देखिए 1/3 लैम्डा Al+3 प्लस चार्ज कितना है सल्फेट पे 2, तो 1/2 SO4 माइनस 1/2 लैम्डा m इनफाइनाइट SO4 माइनस। ये जो हमने लिखी है यहाँ, दिस इज द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ cation and anion at infinite dilution, okay. If we want to write lambda m for this salt, then 2Al+3, so 2 into lambda m infinite for Al+3 plus 3 into lambda m infinite for SO4 minus 2। जब भी मोलर कंडक्टेंस की बात आएगी और मोलर कंडक्टिविटी की, तो आपको स्टोइकियोमेट्री पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, स्टोइकियोमेट्री पे, जितने आयंस का नंबर है। और इक्विवेलेंट की बात आएगी तो आपको चार्ज पे ध्यान देना है, चार्ज ऑफ द आयंस। इक्विवेलेंट में चार्ज से डिवाइड करेंगे, लेकिन स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी में स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, बट चार्ज का कोई भी रोल नहीं है। समझ में आया बेटा, बताइए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। मार्कर थोड़ा डल हो गया आपका, चेंज कर लेते हैं, ओके। अब इसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये जो आपने लैम्डा आयंस का लिखा है, केटायन एंड एनायन का, ये ऐसे आयनिक कंडक्टेंस है। आपको इसमें मोलर उसमें भी मिल सकती है, मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों की फॉर्म में मिल सकती है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन है आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al+3, that is ionic conductance at infinite dilution for Al+3 and sulfate ion are 180 and
160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आपको क्या गिवन है? आयनिक कंडक्टेंस गिवन है आयंस की, एल्यूमिनियम +3 की, सल्फेट की 189 एंड 160। ओके, देन फाइंड द इक्विवेलेंट, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ये सॉल्व करना है। इंफॉर्मेशन गिवन क्या, तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले देखिए गिवन क्या है उसे लिख लीजिए। आपको कंडक्टेंस गिवन है आयंस की, आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। Al+3 कितनी है बेटा? Al+3 है 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। एंड फॉर सल्फेट आयन कितनी है? 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए क्या करना है आपको, लैम्डा EQ निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए Al2SO4 का होल प्राइस पहले से डिसोसिएट कीजिए इनटू आयंस, इट विल गिव 2Al+3 प्लस 3SO4 माइनस 2 आयंस। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में किसका ध्यान रखना था? चार्ज का ध्यान लिखा था। तो चार्ज देखिए, आपको एक तो Al+3 की कंडक्टेंस चाहिए और आपको कंडक्टिविटी किसकी चाहिए, मतलब आयनिक कंडक्टिविटी किसकी चाहिए? सल्फेट की। दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है, बट इसके साथ साथ आपको चार्ज भी देखना है। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज? 3, तो 1/3। सल्फेट पे कितना चार्ज? 2, तो 1/2। जस्ट 1/3 इंटू 189 प्लस 1/2 इंटू 160 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 63 प्लस 80 इज इक्वल टू 143 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके बेटा, समझ में आया? लिख लिया आपने। अब सिमिलर वे में आपको लैम्डा m सॉल्व करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्यूमिनियम। लैम्डा m के क्या ध्यान रखना है? स्टोइकियोमेट्री, यानी कि 2 and 3। सो 2 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 आयन प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है सारा, प्लस 3 इंटू ionic conductance for sulfate ion at infinite dimension. So 2 into 149 plus 3 into 160। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का अराउंड, करके देख लेना, अराउंड 858 के अराउंड आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ गया? तो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी आयनिक कंडक्टिविटीज की। आपके पास आयनिक कंडक्टिविटी गिवन होगी आयंस की, कैटायन हो चाहे एनायन हो। जस्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इक्विवेलेंट पूछेगा तो 4 से डिवाइड कर देना, मोलर पूछेगा तो स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? एप्लीकेशन ऑफ कोलोरॉश लॉ। ओके, इस पे हम क्या करेंगे आगे देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं इस कोलोरॉश लॉ को। हमने क्या किया था, इससे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनके लिए हम लैम्डा m इनफाइनाइट नहीं निकाल पा रहे थे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो इस लॉ की हेल्प से हम वो सब कैलकुलेट। सो एप्लीकेशंस ऑफ कोलोरॉश लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? T/Huckel-Lons-Legel इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन उसका क्या था, इसका लिमिटेशन क्या थी? उसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, बट कोलोरॉश लॉ की हेल्प से आप ये सब कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल बताओ मुझे जल्दी से। हाँ, एसिटिक एसिड, गुड, CH3COOH। ब्रेक कैसे होगा बेटा? ब्रेक 100% ब्रेक नहीं होगा, लेकिन कुछ तो ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? एसिटेट आयन CH3CO- प्लस H+, ऐसे ब्रेक होगा इस फॉर्म में। तो लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड इसके बराबर होगा
lambda m infinite for acetate ion and lambda m infinite for H plus ion, है ना? ऐसे होगा ना? नोट डाउन कर लो पहले से। देखो अगर हमें कहीं से एसिटेट आयन और H प्लस आयन की आयनिक कंडक्टिविटी मिल जाए तो हम एसिटिक एसिड की निकाल सकते हैं। आपके पास गिवन क्या है? गिवन आपके पास एक डेटा है जिसमें KCl की आपको कंडक्टिविटी गिवन है लैम्डा m इनफाइनाइट, आपको गिवन है एसिटेट आयन का सोडियम एसिटेट या सोडियम पोटेशियम एसिटेट गिवन है, और आपको गिवन है और क्या, आपके पास एक है HCl। ये 3 केसेस गिवन है, इनकी हेल्प से आपको एसिटिक एसिड की कैलकुलेशन करनी है। देखो कुछ नहीं करना है, KCl कैसे ब्रेक होगा? KCl K plus Cl minus, तो lambda m infinite for KCl would be lambda m infinite for K plus and lambda m infinite for Cl minus। इसे यहाँ लिख देते हैं वैसे, KCl is K plus and Cl minus, ओके। पोटेशियम एसिटेट, कट तो नहीं हो रही वीडियो? ओके, पोटेशियम एसिटेट CH3COOK कैसे ब्रेक होगा बेटा? ये सॉल्ट है तो CH3COO माइनस प्लस K प्लस, इस तरह से ब्रेक हो गया। और HCl कैसे ब्रेक होगा? H प्लस एंड Cl माइनस। तो इनकी कंडक्टिविटी लिखें, CH3CO माइनस की क्या होगी? लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर एसिटेट आयन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर K प्लस आयन, एंड फॉर HCl क्या होगा? लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर H प्लस आयन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर Cl माइनस। ये तो आपने गिवन डेटा से जस्ट एक डेटा एक्यूमुलेट किया है, इकट्ठा किया है, ओके। आपको क्या निकालना है? एसिटिक एसिड की निकालना है। एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको किसकी कंडक्टिविटी चाहिए? एसिटेट आयन की और H प्लस। अब देखो एसिटेट कहाँ दिख रहा है? यहाँ है, और H प्लस कहाँ है? तो इन दोनों की कंडक्टिविटीज को ऐड कर दें। सो lambda m infinite for acetic acid would be, इन दोनों को ऐड करिए क्योंकि यहाँ से हमें एसिटेट भी मिल रहा है, H प्लस आयन भी मिल रहे हैं। lambda m infinite for CH3COOK plus lambda m infinite for HCl। लेकिन देखिए इसके साथ साथ K प्लस भी आया और Cl प्लस माइनस भी आया, बट हमें ये दोनों नहीं चाहिए। KCl में K प्लस भी है, Cl माइनस भी है, तो इन दोनों के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इसमें से माइनस कर दें। तो अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूं लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर KCl, तो K प्लस और Cl माइनस की कंडक्टिविटीज कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको ओपन करके लिखना है तो मैं ऐड करूं, इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को, और इसमें से माइनस कर दो, करके लिखना, आयंस को ऐड करना, यहाँ ये ऐड हो जाएंगे। देखिए लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर CH3CO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर H प्लस, इसके साथ क्या क्या आया? और लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर K प्लस, लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर Cl माइनस। इन दोनों को हटाना है तो माइनस क्या करोगे? इसे, तो लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर, माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रिजल्ट फाइनली यही है। इसलिए आपने क्या किया? पहले तो देखिए कॉमन कहाँ कहाँ है, कॉमन आयंस कहाँ है, उन दोनों को ऐड कर दीजिए। एक्स्ट्रा के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके बेस्ड, ओके। So this is the question. Question पढ़िए पहले। If the molar conductivity is at infinite dilution for NaCl, HCl and sodium acetate are these one। यानी कि आपके पास इन तीनों का डेटा गिवन है और आपसे पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट लैम्डा m infinite for that is limiting molar conductivity for acetic acid। Limiting molar conductivity and molar conductivity at infinite dilution सेम होता है बेटा, लैम्डा m infinite ही होता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले तो पूछा क्या है वो लिखना है। पूछा है आपसे
क्वेश्चन में पूछा है एसिटिक एसिड CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी, तो किसके बराबर होगी? लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर एसिटेट आयन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर H प्लस। प्रीवियस जो हमने अभी एग्जाम्पल कराया था उसी की तरह। अब देखिए गिवन जो है आपके पास, गिवन डेटा से हम सॉल्व करेंगे। लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर NaCl क्या होगा? लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर Na प्लस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर Cl माइनस। कर लिया आपने। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी मैं सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू लिख रही हूँ, यूनिट्स नहीं लिख रही। लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर HCl कितनी है बेटा? लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर H प्लस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर Cl माइनस। इसकी वैल्यू कितनी है? 425.9 एंड लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर सोडियम एसिटेट CH3COONA, उसकी वैल्यू है लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर एसिटेट आयन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर Na प्लस। अभी इनिशियली देखो आपको ओपन करके समझाना पड़ेगा, कुछ टाइम बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर दोगे जैसे। अब आपको क्या करना है, आंसर में क्या चाहिए? देखिए एसिटेट आयन चाहिए और क्या चाहिए आपको? H प्लस चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसी से आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। यानी कि आपको एक तो इसे ऐड करना पड़ेगा, एक इसे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन साथ में और क्या है? Na प्लस और Cl माइनस। तो उसको नलीफाई करने के लिए, नेग्लेक्ट करने के लिए आपको Na माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 1 से। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो आपको क्या करना है? ऐड इक्वेशन 2 एंड 3 और उसमें से माइनस क्या कर दो? 1 को कर दो। इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? लैम्डा m इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट एसिटेट आयन ऐड कर दीजिए और माइनस क्या करोगे बेटा? लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl को माइनस करना है। जस्ट सिंपल है। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो। 425.9 प्लस 91.0 और फिर माइनस कर देना 126.4। ठीक है, जो भी आंसर आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, वो आपका क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड एंड आंसर होगा आपका 390.5। ओके, समझ में आ गया बेटा? इसे नोट डाउन कर लो कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So this one is the next question. आपके पास given है limiting molar conductivities, that is molar conductivities at infinite dilution for these electrolyte. आपसे unknown का पूछ लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का पूछा है आपसे और ये सब डेटा गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपसे पूछा है उसे लिखिए सोल्यूशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NH4OH आपको चाहिए and it will be equal to NH4 plus ion and limiting molar conductivity for OH minus ion इसी के बराबर होगा, बिकॉज ये दोनों आयन है इसमें। ठीक है, अब देखिए आपके पास गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा से ही आपको आंसर मिलेगा। गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड को ओपन करो। कैसे ओपन होगा? Ba+2 + 2OH माइनस। सो लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड इसके इक्वल होगा लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर बेरियम +2 प्लस कितने हाइड्रोक्सिल है? 2, तो 2 इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर OH माइनस आयन, और ये इसकी किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू 457.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। सेकेंड आपके पास जो डेटा गिवन है दिस इज फॉर BaCl2 और कैसे ब्रेक होगा? Ba+2 and 2Cl माइनस। सो लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर BaCl2 विल बी लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर Ba+2
प्लस 2 इंटू, देखिए 2 क्लोराइड आयन है, 2 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर Cl माइनस आयन, और ये किसके बराबर है बेटा 240.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. And the next data is for NH4Cl, ammonium chloride. It will break into ammonium ion and chloride ion. Stoichiometry 1:1 है, 1:1 है दोनों. So lambda m infinite for NH4Cl will be lambda m infinite for ammonium ion plus lambda m infinite for chloride ion, and the value is 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. अब देखिए क्या चाहिए आपको, चाहिए Ba+2, सॉरी ये चाहिए आपको डेटा लैम्डा एम NH4OH का. एक तो चाहिए आपको अमोनियम आयन, एक चाहिए हाइड्रोक्सिल आयन. तो अमोनियम आयन किसमें मिलेगा आपको, इस इक्वेशन में मिलेगा, और हाइड्रोक्सिल कहाँ है, देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ हाइड्रोक्सिल है. बट इस इक्वेशन में 2 हाइड्रोक्सिल आयन की कंडक्टिविटी की वजह से वैल्यू आई है, लेकिन आपको कितने का चाहिए, 1 का. 2 का गिवन है, 1 का चाहिए, तो क्या कर दो इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 एंड दिस इज 3. सो आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन 3 को ऐड करिए प्लस हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए. हाइड्रोक्सिल आयन के लिए क्या लगा हुआ है 2 नहीं चाहिए बेटा, आपको 1 चाहिए. तो इसे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 हो जाएगा. सो इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, सॉरी इक्वेशन 1 को आपको क्या करना है 2 से डिवाइड. ओके, अब देखिए क्या होगा, जब आपने 2 से इसे डिवाइड किया तो आपके पास कौन से आयन आए, Ba+2 बाई 2 हो गया प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर OH माइनस हो गया, और इसकी वैल्यू भी आपको क्या करनी है 2 से डिवाइड करनी है, क्योंकि हमें सिंगल हाइड्रोक्सिल के लिए चाहिए था. अब आपके पास देखिए इस इक्वेशन में आया क्या क्या, मैं आपको एक बार फर्स्ट केस है तो इलैबोरेट करके बता देती हूँ, पेपर में करने की जरूरत नहीं है. लैम्डा एम इनफाइनाइट, देखो इसे ऐड किया आपने 3 को, आपके पास आया NH4 प्लस, साथ में क्या आया Cl माइनस प्लस, ये तो हाफ हो गया. तो आपके पास आया लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर Ba+2 का 2 प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर OH माइनस, इतना आ गया. अब आपको हाफ और Ba+2 हटाना है और Cl माइनस हटाना है. तो आपके पास देखो Cl माइनस गिवन है 2 का और Ba+2 गिवन है 1 का. तो अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूँ, माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस इक्वेशन 2/2. तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपके पास बेरियम आयन भी कितना आया, माइनस हाफ करने पर लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर Ba+2/2 माइनस. अभी आयन भी कौन सा हो गया, क्लोराइड, सिंगल आयन के लिए हो गया क्योंकि बाई 2 कर दिया आपने, ये भी बाई 2, ये भी बाई 2, ये भी कैंसिल हो गया ना, प्लस लैम्डा एम बाई 2 Ba+2, ये भी कैंसिल, सिंगल क्लोराइड आयन सिंगल क्लोराइड. तो आपके पास सिर्फ ये दोनों डेटा बच गया. तो देखो आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 की वैल्यू कितनी है 129.8, इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी है 457.6/2 माइनस इक्वेशन 2 240.6, उसको भी आपने हाफ कर दिया. बस आप जब इसे करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 238.3, अप्रोक्सीमेट आंसर है 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सो दिस वुड बी द आंसर. समझ में आया? इसलिए मैंने कहा बेटा ओपन करके लिखो, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते थे आप, बट जहां भी 2 या 3 का फैक्टर आ जाता है तो आपको कैंसिल करने के लिए करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को गिवन जो है उस इक्वेशन को लिखिए, उसके अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटीज को कर लीजिए. अब आपके पास मेन है जो दिया हुआ है जिसका आपको कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेट करने में अगर 2 या 3 जो भी फैक्टर है वो इस इक्वेशन में इंक्लूड होना चाहिए. इसमें 1:1 स्टेक्यूमेट है, ये भी 1 ये भी 1, तो आपको 1 ही चाहिए. हाइड्रोक्सिल यहाँ 2 था तो आपको 1 करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो गई. अब Ba+2 का भी हाफ है और इसका भी हाफ, मतलब 1 हो गया. तो आपको फाइनली इसका भी हाफ करना पड़ा माइनस करने के लिए. जस्ट दिस इज द इक्वेशन, बहुत इजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो. अब एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट limiting molar conductivity for calcium chloride and magnesium chloride.
कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट, इनफाइनाइट या नॉट एक ही बात है, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CaCl2 एंड MgCl2। ओके, आपके पास गिवन डेटा है लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम नॉट फॉर कैल्शियम आयन गिवन है, लैम्डा एम नॉट फॉर मैग्नीशियम आयन गिवन है एंड लैम्डा एम नॉट फॉर क्लोराइड आयन गिवन। कितनी कितनी वैल्यूज हैं? कैल्शियम के लिए वैल्यू है 119.0, 119.0, ओके, देन 106.0 for chloride ion it is 76.3 and for sulfate ion it is 160.0। देखिए आपसे क्वेश्चन में मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट का भी निकलवाया, तो एक इक्वेशन लिख लिया आपने। इक्वेशन सिंपल बनाओ, देखो आयनिक कंडक्टिविटी गिवन है आयंस की, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट की, कुछ नहीं है, मैं दो एग्जांपल बता दूंगी, जिससे खुद से कर सकते हो। फर्स्ट देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होगा? Ca+2 प्लस 2Cl-। सो इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड, इट वुड बी इक्वल टू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम आयन एंड 2 इंटू, क्योंकि 2 है ना, लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी फॉर क्लोराइड आयन। लैम्डा एम Ca+2 कितना? 119.0, ये है 2 इंटू 76.3। इन्हें ऐड कर देना, ये आपके पास आंसर आ गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। समझ में आ गया? दिस वन इज द आंसर। अब दूसरा खुद से कैलकुलेट करके देखो, एक बार खुद से कैलकुलेट करो MgCl2 का। अगर MgSO4 है मैग्नीशियम सल्फेट, तो कैसे करोगे? कैसे ब्रेक होगा? Mg+2 प्लस SO4-2। जस्ट आपको सिंपल ऐड कर देना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर MgSO4 इज इक्वल्स टू lambda m for Mg+2 and lambda m for SO4-2। Mg+2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 106.0। सल्फेट की कितनी गिवन है? 160.0। तो कितना आ गया? 0662, 266.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरह से आप MgCl2 भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपके पास? व्हाट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन? सेकंड एप्लीकेशन बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद करो आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, तो आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब ब्रेक करते हो तो उस कितना ब्रेक हुआ है उसको पता करने के लिए आप क्या निकालते हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज आपके पास है AX, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे ब्रेक होगा? A+ एंड X-, एंड दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग तो 100% ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ % डिसोसिएट होगा। ओके, तो मान लो ये इनिशियली आपने कितना लिया है? C। कंसेंट्रेशन कितनी ली है इसकी? C। तो ये कितना होगा इनिशियली एट टाइम t = 0? इनिशियली आपने C कंसेंट्रेशन ले ली AX की, इलेक्ट्रोलाइट की, उससे सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर टाइम t, सर्टेन टाइम t, आफ्टर टाइम t, मान लो इसका α% डिसोसिएट हो गया। जैसे कि आप कुछ मार्केट जाके सामान लेते हो ना, सपोज आपने क्या लिया? 3000 का कोई शू आपने लिए, शूज का पेयर है, ठीक है, कितने का है? 3000 का, और उस पर डिस्काउंट चल रहा है। मान लो कितना डिस्काउंट चल रहा है? 10% डिस्काउंट है। तो 3000 का 10% कैसे निकालोगे? 3000 × 10/100, एक से कर दिया, तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा आपको? 300 रुपीज का डिस्काउंट। तो अब आपको कितने का पे करना पड़ेगा? 3000 - 300 कितना हो गया?
27। ये समझ में आ गया ना आपको? अब ये भी समझ में आ जाएगा। इनिशियली जो है कंसंट्रेशन C है, इनिशियली जैसे 3000 था, ये कितना C, कुछ टाइम बाद इसका अल्फा परसेंट डिसोसिएट हो गया, तो कितना डिसोसिएट हो गया? C इंटू अल्फा, परसेंट ही तो है, परसेंट है इसके साथ, C इंटू अल्फा। सो 3000 इंटू ये क्या था? अल्फा था, अल्फा कितना है? 10%, ये C है, तो कितना डिसोसिएट हो गया? 3000 इंटू C, और बचा कितना? कितना आपको पे करना पड़ा? 3000 से 300 माइनस करने पड़े, तो आपको क्या करना पड़ा? C माइनस C अल्फा, इतना बचा है, ये इतना बचा, और ये कितना फॉर्म हुआ? C अल्फा C अल्फा। ऐसे करते थे ना। ये जो अल्फा है आपका, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कि मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी दोनों एप्लीकेशन साथ साथ कर रही हैं। अब देखिए, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, यू हैव अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज दैट इज एसिटिक एसिड E है, तो लैम्डा MC आप कैसे निकालते थे? K इंटू 1000 अपॉन C, यानी कि M, लैम्डा MC मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, ऐसे निकालते थे। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M इनफाइनाइट कैसे निकालते थे? अभी आपने ऐड किया, उसके आयंस में से मान लो A प्लस और B माइनस आयन है, इस तरह से निकालते थे। तो दोनों टाइप की कंडक्टिविटी आप निकाल लिया आपने, लिमिटिंग भी और कंसंट्रेशन C पे भी। ये कब है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा मुझे बताओ, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो कंसंट्रेशन कितनी होगी? कंसंट्रेशन मानते हैं कम है, 0 है, इनफाइनाइट ही डाइल्यूट है, तो ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। तो आपने दोनों निकाल लिया। ये है आपका मैक्सिमम ब्रेक हुआ, ये है उस कंसंट्रेशन पे ब्रेक हुआ, तो कितना परसेंट ब्रेक हुआ ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इनफाइनाइट, इसे डिवाइड कर दो, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। अल्फा, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विल बी इक्वल टू लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट और इनफाइनाइट। समझ में आ गया? ऐसे निकल जाएगा। अब याद करो, जब आप पढ़ते थे इक्विलिब्रियम में, इस टाइप से करते थे, तो मान लो इसका जो ब्रेक होना है उसमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में होता था इक्विलिब्रियम, कि जितना ये ब्रेक होगा उतना ही ये कंबाइन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कांस्टेंट निकालते थे K, कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन कौन है? ये दोनों आयंस, यानी कि C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन रिएक्टेंट कौन है? C माइनस C अल्फा। तो देखिए क्या करेंगे, C अल्फा इंटू C अल्फा, C में से C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा बचा, एक C से एक C कैंसिल, तो आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज द K, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया है, then you can also calculate dissociation constant for a weak electrolyte. Dissociation constant for a weak electrolyte. कैसे निकालोगे? K is equals to C alpha square upon 1 minus alpha. और alpha तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना बेटा? कैसे निकाला था आपने? लैम्डा MC अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट से, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, कंसंट्रेशन गिवन होगी, तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। समझ आया कि नहीं? बोलिए, एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना बेटा, समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ इस पे बेस्ड एक। सो बेटा इस जो कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा है उसमें बेसिक न्यूमेरिकल है, बाकी न्यूमेरिकल्स आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के थ्रू। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन रीड करके देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001208 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस वन। ओके, तो आपके पास एक सोल्यूशन गिवन है एसिटिक एसिड का, यानी कि कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और मोलर मतलब कंसंट्रेशन। तो आपको कंसंट्रेशन तो दिख गई इतनी, आप जो तो दिख जाता है ना उसे लिखते जाइए, 0.001208 मोलर कंसंट्रेशन दिख गई, दैट इज मोलरिटी दिख गई है। ओके, कंडक्टिविटी इज दिस वन। कंडक्टिविटी यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी यूनिट है? ये कप्पा की, यानी कि कप्पा गिवन है कितना? 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए और क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट याद करो K।
के निकालना है इफ लैम्डा एम इनफाइनाइट दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है एसिटिक एसिड के लिए कितनी है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है और इतना बड़ा चीज पूछ लिया। क्या पूछा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको तो पता क्या होता है, याद कर लो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। निकाल लिया K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C कंसंट्रेशन चलो मिल जाएगी, अल्फा नहीं पता, अल्फा निकाल लो पहले। तो अल्फा होता क्या था, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम इनफाइनाइट गिवन है, लैम्डा एम सी निकाल सकते हैं। सो लैम्डा एम सी क्या होता था बेटा, K इंटू 1000 अपॉन m। अब K देखो सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर इनवर्स है, तो फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा दो। K की वैल्यू कितनी 4.95 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन इज 0.001208। तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 48.1। एक बार सॉल्व कर लेना, कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक ना हो। 48.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट आपको बेटा अब तक याद होनी चाहिए अच्छे से। तो अल्फा निकाल लो, लैम्डा एम सी कितना, ये लैम्डा एम सी ही है 48.1 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट कितना 390.5। ओके, सो आपके पास आया 0.123। अल्फा कितना आया 0.123। देखो बेटा याद करो, अगर कोई कंपाउंड 100% डिसोसिएट हो गया, कितना डिसोसिएट हुआ 100%, तो अल्फा कितना होगा 100 इंटू परसेंटेज को 1/100, तो अल्फा आया 1। तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 1। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% ब्रेक होंगे तो अल्फा हो जाएगा 1, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है 100% डिसोसिएट नहीं होते, तो अल्फा विल ऑलवेज बी लेसर देन 1, हमेशा लेस देन 1 वैल्यू आएगी। तो अगर आपकी वैल्यू अल्फा की 1 से ज्यादा आ रही है तो सोचना आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। अल्फा हमेशा 1 से कम आया, तो कितना आया 0.123। ठीक है, अब वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। तो K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C क्या है कंसंट्रेशन 0.00120 इंटू अल्फा कितना 0.123, तो इसका स्क्वायर 0.123 अपॉन 1 माइनस 0.123। तो आपके पास यहाँ पूरा कैलकुलेट करके K डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी एंड इट विल बी 1.78 इंटू 10⁻⁵। अच्छा यूनिट क्या होगी, अल्फा तो कांस्टेंट है ना भाई, ऊपर भी कंडक्टिविटी नीचे भी कंडक्टिविटी, यूनिट तो होगा, यूनिट लेस होगा। सो C की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। इस केस में समझ में आ गया। अब आप इस तरह से बाकी जो भी न्यूमेरिकल है सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी एक लास्ट एप्लीकेशन बची है, 4th एप्लीकेशन। 5th एप्लीकेशन भी कभी कभी आ जाती है बट वो बहुत ज्यादा ऐसा यूजफुल नहीं है। सो 4th एप्लीकेशन है to calculate the solubility of sparingly soluble salt. To calculate the solubility of sparingly soluble salt. 4th application. To calculate the solubility of sparingly soluble salt. देखिए इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो। आपने क्या किया, आपने कुछ कंपाउंड लिया, इसे डिसॉल्व किया, आपने 100 ml वाटर ले लिया, उसके अंदर कोई 10 ग्राम कंपाउंड डाला। अब एक टाइम ऐसा है कि पूरा 10 ग्राम डिसॉल्व हो गया, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, क्लियर सॉल्यूशन बन गया, ट्रांसपेरेंट। तो आपको क्या मिला कि ये कंप्लीटली सॉल्यूबल है, तो आप क्या बोलोगे, इसे कंप्लीटली सॉल्यूबल है। एक आपने क्या लिया, दूसरा कंपाउंड लिया, उसमें 10 ग्राम ऐड किया, 10 का 10 ग्राम ऐसे ही बेस पे पड़ा रहा, डिसॉल्व बिल्कुल भी नहीं रहा, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हुआ, तो ये क्या होगा इनसॉल्यूबल। इस सॉल्वेंट में कैसा कंपाउंड है ये, इनसॉल्यूबल। बट आपने क्या किया, एक और वैरायटी के कंपाउंड होते हैं, सॉल्ट होते हैं, आपने ये लिया सॉल्वेंट, इसमें 10 ग्राम ऐड किया, सपोज 10 में से 6 ग्राम डिसॉल्व हो गया और बाकी 4 ग्राम बेस पे है,
इससे ज्यादा डिजोल्व हो ही नहीं रहा, तो आप क्या बोलेंगे, सॉल्युबल भी हुआ है बट पूरा सॉल्युबल नहीं हुआ, तो आप इसे बोलेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो आपके पास अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जैसे कि AgCl, बेरियम सल्फेट, PbSO4, these are some salts which are sparingly soluble, means पूरी तरह से solubilize नहीं होंगे। तो उस केस में एक solubility निकालते तो कैसे करते हैं? solubility क्या होती है कि आप मैक्सिमम किसी कंपाउंड को कितना डिसॉल्व कर सकते हो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर अमाउंट में, दिस इज सॉल्युबिलिटी। अब मान लो ये सॉल्युबल आपने किया, 6 ग्राम में सॉल्युबलाइज हो गया, 4 ग्राम अनडिसॉल्व पड़ा रहा, तो जितना सपोज आपके पास ये सॉल्ट है AX, ये आपने लिया था 10 ग्राम, इसमें से 6 ग्राम डिसॉल्व हो गया, 6 ग्राम डिसॉल्व होने के बाद कहाँ जाएगा, सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में डिसॉल्व होते ही किसमें ब्रेक हो जाएगा, आयंस। तो जो सॉलिड है क्या वो ब्रेक होगा, नो। कौन सा ब्रेक होगा, जो सोल्यूशन में गया सॉल्युबलाइज हुआ। अब आयंस बन गए, आयंस की वजह से कुछ कंडक्टिविटी होगी, सपोज आपने मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली इन आयंस की वजह से, और वो क्या होगा K/1000/m। इस तरह से आपने सॉल्युबिलिटी मोलर कंडक्टिविटी निकाली। तो देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के अंदर 6 ग्राम सपोज डिसॉल्व हो गया, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हुआ, और 6 ग्राम डिसॉल्व होते ही आयन से ब्रेक हो गया और हमें यहाँ से कंसेंट्रेशन मिल सकती है। तो यही तो इनकी सॉल्युबिलिटी हुई कि मैक्सिमम इतना ही डिसॉल्व हुआ है, जितना डिसॉल्व हुआ उतना ब्रेक हो गया, ब्रेक होते ही कंडक्टिविटी दिखाई। तो जिस कंडक्टिविटी जो शो कर रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर, उससे यहाँ से आप कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो, दैट इज मोलरिटी, और यही इसकी सॉल्युबिलिटी भी होगी। ठीक है बेटा, यही इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो आपके पास अगर कोई सॉल्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल AgCl दे दिया, BSO4 कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इनकी आप सॉल्युबिलिटी निकालिए, तो डेटा दे देंगे आपको, या तो लैम्डा MC डायरेक्टली दे देंगे या K दे देंगे, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और वही आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो बेटा इतना इनफ है आज के सेशन के लिए। दिस इज कोलेरॉश लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।